वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपके प्रिय धर्म मीमांसा चैनल पर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज एक दूसरे विषय को लेकर आए हैं। इन दिनों मैं पढ़ रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई पुस्तक मेरी कहानी, जो लगभग 900 पृष्ठों की लंबी पुस्तक है। और क्यों लिखा नेहरू ने इतना मोटा ग्रंथ, मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी व्यर्थ की बातें हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें मुझे मिल जाती हैं जिनसे कुछ रहस्योद्घाटन होता है, तो हम उस पर चर्चा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। तो इसमें आज हम बात कर रहे हैं लाला लाजपत राय, और उसी परिप्रेक्ष्य में भगत सिंह का भी नाम आता है। और इन लोगों के विषय में नेहरू की क्या सोच थी, वो हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। देखिए, ऐसा है कि नेहरू और गांधी ये दोनों स्वतंत्रता आंदोलन में दो ऐसे व्यक्ति थे जो शुद्ध रूप से अंग्रेजों के एजेंट थे। और ये जो है हमेशा नेगोशिएशन के लिए बैठे रहते थे कि भाई अक्रॉस द टेबल हम अंग्रेजों से बात करें। और ये बात करते रहे, और ऐसे ही करते करते देश का बंटवारा करा दिया, और यह व्यक्ति नेहरू प्रधानमंत्री बन गया। बनवाने वाला जो व्यक्ति था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। तो इसमें क्या होता है कि ये जो संदर्भ है ये साइमन कमीशन का है। जैसा कि आप जानते हैं, ये बड़ी विडंबना है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये 1905 के बाद, बंग भंग के बाद से अंग्रेजों ने थोड़ा थोड़ा करके चुग्गा फेंकना शुरू कर दिया भारतीय जो ये लोभी लालची लोग थे उनके सामने, कि भाई उस समय जो असेंबली कही जाती थी, जो आज की संसद है या पार्लियामेंट है, और काउंसिल कही जाती थी प्रांतों की जो असेंबली थी उसको। आज हम प्रांतों को असेंबली कहते हैं और उसको हम संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। तो इसको काउंसिल कहते थे प्रांतों में जो सभा थी, और केंद्र में जो सभा थी उसको हम असेंबली कहते थे। तो अंग्रेजों ने चुग्गा फेंकना शुरू कर दिया कि भाई थोड़ी सी सीटें हम तुमको काउंसिल में देते हैं, थोड़ी सीटें हम तुमको असेंबली में देते हैं। तो इसमें ये समझिए वो जो कुत्ते का कौड़ा देते हैं और बहुत सारे कुत्ते दौड़ने लग जाते हैं, उस तरह का काम आरंभ किया। तो अंग्रेज तो यह इस लोभ में कर रहे थे कि ये हम करेंगे तो ये आपस में ही इस लोभ में लोग लग जाएंगे, लालच में लग जाएंगे, इनका स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो कमजोर हो जाएगा। कैसे कमजोर होगा? तो उसमें जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो अंग्रेजों को सीधा मारना चाहते थे, मारकर भगाना चाहते थे, उनकी धार कुंद हो जाएगी। और ऐसा हुआ। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इस काम में भारतीय लोग पड़े ही क्यों। क्यों उनको चाहिए था कि काउंसिल के मेंबर बने या असेंबली के मेंबर बने? क्योंकि आप देखिए 1945-46 तक, जब तक अंग्रेज यहां भारत में रहे, तो भले उनको मंत्री बना दिया हो या भले मेंबर बना दिया हो या थोड़े बहुत अधिकार उनको दिए भी हो भारतीयों को, तो चूंकि शीर्ष पर तो अंग्रेज बैठे थे, तो काम तो वही होता था जो अंग्रेज चाहते थे। अब यहां पर एक अध्याय है पूरा नेहरू का लिखा हुआ म्युनिसिपैलिटी का। प्रयागराज म्युनिसिपैलिटी जो इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी होती होगी, तो उसका अध्यक्ष या चेयरमैन जो भी था वो नेहरू को बनाया था। अब नेहरू उसमें उसका दुखड़ा सुना रहे हैं पूरे अध्याय। अब पूरा अध्याय मुझे हास्यास्पद लग रहा है। उसमें कह रहे हैं कि भाई अंग्रेज ये नहीं कर रहे हैं, हमको ये काम नहीं करने दे रहे। अबे गधे, तुमको काम करने के लिए बिठाया है क्या अंग्रेजों ने? अंग्रेजों का उद्देश्य क्या है भाई? अंग्रेजों का उद्देश्य है तुमको लात मारे, जूते के नीचे रखे, राज करे। तुमको कुत्ते का कोड़ा थोड़ा सा पकड़ा दिया, तुम भ्रम में आ गए कि तुम म्युनिसिपैलिटी चला लोगे। तो ये भ्रम इनमें आया क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आया।
और इसके कारण ये देश का बंटवारा हो गया और ये देश का बंटाधार हो गया। इसको कहते हैं कि हम पूरा का पूरा काम में लग गए, विधायी काम। इसी को विधायी काम कह दिया, इसी को संवैधानिक काम कह दिया। और आप जानते हैं अंत में अंग्रेजों ने कहा कि भाई तुम संविधान बनाओ, जो सर्वसम्मति संविधान बनवा लो। अब देखिए विडंबना प्रकृति की, जिन अंग्रेजों के पास 2026 में भी संविधान नहीं, जो संविधान का 100 नहीं जानते हैं, वो भारत को कह रहे तुम संविधान बनाओ। अरे भाई, जिस चीज से तुम ही परिचित नहीं हो, तुम कैसे संविधान बनवाओगे? और ये करना धरना कुछ नहीं था, ये आपस में लड़वाना था, और ये लड़ते रह गए आपस में। तो इसी प्रक्रिया में देखिए कि साइमन नाम का व्यक्ति आया इंग्लैंड से देखने कि आपको कितना और मतलब कितना और अधिकार दिया जाए, काउंसिल में, असेंबली में मंत्री बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। इस तरह की बातें की गई जो कि अपने आप में बड़ी ओछी बात थी। खैर, तो इसमें क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने ये निर्णय लिया कि हम इस साइमन कमीशन का बहिष्कार करें। तो ये बहिष्कार हुआ। तो इसमें नेहरू लिखते हैं कि साइमन कमीशन हिंदुस्तान में दौरा कर रहा था और काले झंडे लिए हुए गो बैक के नारे लगाने वाले विरोधी भीड़ हर जगह उसका स्वागत कर रही थी। कभी कभी भीड़ और पुलिस में मामूली झगड़ा भी हो जाता था। लाहौर में बात बहुत बढ़ गई और एकाएक देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। लाहौर में साइमन विरोधी जो प्रदर्शन हुआ वह लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ। जब वह सड़क के किनारे हजारों प्रदर्शनकारियों के आगे खड़े हुए थे, तब एक नौजवान अंग्रेज पुलिस अफसर ने उन पर हमला किया और उनकी छाती पर डंडे बरसाए। लाला जी का तो कहना ही क्या, भीड़ की तरफ से किसी किस्म का झगड़ा खड़ा करने की कोई कोशिश नहीं हुई थी। ये कहने का मतलब इनका ये है कि चूंकि वो गांधी का सब चल रहा था हिंसात्मक, तो उसमें ये था कि शांति से आप लात खाइए, लाठी खाइए, जूते खाइए, लेकिन आपको अशांत नहीं होना है, आपको विद्रोह नहीं करना है, आप कुछ नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि लाला जी का तो कहना ही क्या, भीड़ भी शांत थी। फिर भी जब वह एक तरफ शांति से खड़े हुए थे, तब पुलिस ने उनको और उनके कई साथियों को बुरी तरह मारा। गलियों में तथा सड़कों पर होने वाले आम प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले हर शख्स को यह खतरा रहता है कि पुलिस से मुठभेड़ हो जाएगी। और यद्यपि हमारे प्रदर्शन करीब करीब हमेशा ही पूरी तरह शांत होते थे, फिर भी लाला जी इस खतरे को जरूर जानते होंगे और उन्होंने जानबूझकर वह खतरा उठाया होगा। देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए, यह आदमी कह रहा है कि लाला जी ने जानबूझकर खतरा उठाया होगा। ये कितनी ओछी बात है। लाला लाजपत राय जैसे महान व्यक्ति के लिए, महान सपूत के लिए, मतलब इसके कहने का मतलब है कि इसको बच जाना चाहिए था, वहां से चल देना चाहिए था। अरे कापुरुष लाला लाजपत राय वीर थे, लाला लाजपत राय निर्भीक थे, वो डरने वाले नहीं थे। आगे देखिए, लेकिन फिर भी जिस ढंग से उन पर हमला किया गया, उससे और उस हमले के वहशियाने ढंग से हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को धक्का लगा। फिर भी, अर्थात जानबूझ करके भी वो ऐसा करने गए थे। फिर भी उन दिनों हम पुलिस द्वारा लाठियों की मार खाने के आदि न थे। ये नेहरू तो पिटा ही नहीं, बाद में कहता है, इसे खुद स्वयं लिखता है कि मुझे लखनऊ में पुलिस वालों ने मारा, लेकिन पता नहीं कितना मारा, क्योंकि मारने से कहीं अस्पताल में नहीं गया, कहीं बिस्तर पे नहीं गया, जो भी हो, लेकिन लिखा है नेहरू ने बाद में कि मुझे भी कुछ लाठी लगी जब लखनऊ में गया। उस वक्त तक इस प्रकार बार बार होने वाली पाशविकता के आदि न होने के कारण हम उसे बहुत बुरा मानते थे। हमारे सबसे बड़े नेता, पंजाब के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति के साथ ऐसे बुरे व्यवहार का होना बिल्कुल हैवानियत मालूम पड़ी। और उस व्यवहार को देखकर हिंदुस्तान भर में
खासकर उत्तरी हिंदुस्तान में एक जबरदस्त गुस्सा फैल गया। हम लोग कितने असहाय और कितने कमजोर हैं कि हम अपने नेताओं के मान की भी रक्षा नहीं कर सकते। आगे लिखते हैं, लाला जी को शारीरिक चोट कम भीषण नहीं लगी क्योंकि उनकी छाती पर लाठियां मारी गई थी और वह बहुत दिनों से दिल की बीमारी से पीड़ित थे। अगर ये चोटें किसी तंदुरुस्त नौजवान के लगी होती तो इतनी घातक न साबित होती, लेकिन लाला जी न तो नौजवान थे न तंदुरुस्त थी। कुछ हफ्ते बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। उस पर इन शारीरिक चोटों का क्या असर पड़ा, निश्चित रूप से यह बताना तो मुमकिन नहीं है। हालांकि उनके डॉक्टरों की यह राय थी कि इन चोटों के कारण उनकी मृत्यु जल्दी हो गई। देखिए कितना संदेह जैसा शब्द लग रहा है। सीधा सीधा ये नहीं कह रहा है कि लाठियों की मार पड़ी थी उन पर जिसके कारण लाला जी की मृत्यु हो गई थी। ये कितना ओछा व्यक्ति है। ये क्या कह रहा है, निश्चित रूप से यह बताना तो मुमकिन नहीं है। अरे तुम खुद करो, कुछ हफ्ते बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि शारीरिक चोटों से लाला जी को जो मानसिक आघात पहुंचा उसका उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा। वो बहुत ही नाराज और संतप्त हो गए। इसलिए नहीं कि उनका जातीय अपमान हुआ था, व्यक्तिगत अपमान हुआ था, बल्कि इसलिए कि उन पर किए गए हमले में राष्ट्रीय अपमान सम्मिलित था। अब देखिए इस आदमी का लेखन शैली, इसकी देखिए। ये क्या कह रहा है कि यह कहना कठिन है कि उनकी मृत्यु इसी कारण हुई, लेकिन बाद में क्या कह रहा है, जो भी शारीरिक उनको यातना हुई उससे भी बड़ा कष्ट यह हुआ, उनके स्वाभिमान को ठेस लगी, उनके देश के स्वाभिमान को ठेस लगी। अरे ये तो लगी ही, लेकिन उस चोट के कारण भी तो उनकी मृत्यु हुई। यह कहते इनकी जीभ हिलती है, और क्यों हिलती है उसका थोड़ा सा इस व्यक्ति ने हल्का सा संकेत किया है। संकेत क्या किया है कि संकेत यह है कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में होने वाली मारपीट के कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय दिल्ली में होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में शामिल हुए। उनके शरीर पर चोटों के निशान बने हुए थे और उससे होने वाली तकलीफों को भुगत रहे थे। ये व्यक्ति ने इसमें आंखों देखा, अपनी आंखों से देखा लाला लाजपत राय को। अब यहां पर क्या है कि उसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू और लाजपत राय दोनों के बीच में थोड़ा सा मतभेद उभर के आया, क्योंकि यह आदमी ऐसा था कि यह समझता था यूरोप सारे संसार का मैं भारी एक्सपर्ट हूं, और इसी एक्सपर्टीज में तो ये बर्बादी हो गया। उसको इतना घमंड था विदेश नीति को लेकर के कि भारत के बाहर जो दुनिया है उसके विषय में मेरे से अधिक कोई जानता ही नहीं, इस धरती पर नहीं जानता है, भारत छोड़ दीजिए। और ये जो गांधी था, इस कारण से भी वो बाद में बताया कि प्रधानमंत्री मैंने बनाया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को भी यह आदमी बार बार यही ललकारता था कि तुमको क्या पता यूरोप में क्या होता है, क्या पता बाहर क्या होता है। एक दिन सुभाष चंद्र बोस ने एक पत्र लिखा था इस व्यक्ति को, कहा था कि देखो क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिसमें भारत का हित है वो विदेश नीति है, भारत का हित नहीं तो विदेश नीति नहीं। इस आदमी को ऐसा जवाब दिया था। तो यहां भी कुछ ऐसी ही बात हो रही थी जिसके विषय में लिखा है कि लाला लाजपत राय ने एक चेतावनी इस आशय की दी थी कि हम लोगों को ब्रिटिश मजदूर दल से कोई उम्मीद न रखनी चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति यूरोप गया हुआ था, जाता ही था, बहुत यूरोप रहा, तो ये यूरोप में क्या हो रहा है, वहां के मजदूर दल क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे हमको क्या करना चाहिए, इसमें बोला होगा, उस पर लाला लाजपत राय ने कहा होगा। बाद में ये भी लिखता है कि कांग्रेस कमेटी की बैठक में मैंने जो भाषण दिया था, लाहौर जाकर लाला जी ने उसकी समालोचना शुरू कर दी, अर्थात इसके भाषण के विरोध में वो बोलना शुरू कर गए। उन्होंने अपने साप्ताहिक अखबार पीपुल में मेरी स्पीच से उठाने वाली बहुत सी बातों के संबंध में
एक लेखमाला लेखनी शुरू की। इस लेखमाला का सिर्फ एक ही लेख छपा था, दूसरा लेख दूसरे हफ्ते के अंक में छपने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। उनका वह पहला अधूरा लेख जो शायद छापने के लिए बचा था, लिखा गया, उसका उनका अंतिम लेख था, मेरे लिए एक शोकपूर्ण स्मृति छोड़ गया। अब आप देखिए कि लाला लाजपत राय जवाहरलाल नेहरू की बातों से कितने आहत हुए, कितने उनको क्या बुरा लगा कि वो चले गए। मैं इस लेख की भी खोज करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि वस्तुस्थिति क्या थी, लेकिन आप उनकी मनोवृत्ति समझिए कि उनको कितना बुरा लगा कि न केवल उस बैठक में उन्होंने विरोध किया, वो अपने घर जाकर, लाहौर जाकर उसके विषय में लिखने लगे और उन्होंने कहा कि मैं लेखमाला लिखूंगा। दुर्भाग्य से उनकी अकाल मृत्यु हो गई अंग्रेजों की लाठी से। अब उस लाठी कहानी सुनिए। अब वो जो लाठी उनको मारी थी उसकी कहानी सुनिए और ये देखिए कि यह देश जो है वीर सपूतों का है और इस देश के वीर सपूत ने कैसे उसका बदला लिया। उस अंग्रेज को छोड़ा नहीं। अब लिखते हैं नेहरू स्वयं कि हिंदुस्तान के मन में इसी राष्ट्रीय अपमान का ख्याल काम कर रहा था, लाला लाजपत राय को लाठी से मारे जाने की। और जब उसके कुछ दिनों बाद ही लाला जी की मृत्यु हुई, तब लोगों ने अनिवार्य रूप से उसका ताल्लुक उन पर किए गए हमले से जोड़ा। देखिए, लोगों ने जोड़ा, यह व्यक्ति अभी तक नहीं कह रहा है कि मैं जोड़ रहा हूं। इसको कितनी शर्म है, मतलब कितना पतित आदमी है यह व्यक्ति कि यह सीधे सीधे ये नहीं कह, मतलब देश के सारे लोग कह रहे हैं, डॉक्टर ने कह दिया, लेकिन यह नहीं कह सकता। इस ख्याल से लोगों के दिलों में जो गुस्सा और रोष आया वो खुद ब खुद एक प्रकार के अभिमान के रूप में बदल गया। इस बात को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इस बात को समझकर ही हम पीछे होने वाली बातों को, भगत सिंह की कहानी और उत्तर भारत में उसको एकाएक जो आश्चर्यजनक लोकप्रियता मिली, उसको समझ सकेंगे। उन कामों की तह में जो मूल स्रोत होते हैं, उनको जो बातें प्रेरित करती हैं, उन्हें समझ लेने की कोशिश किए बिना किसी शख्स या किसी काम की निंदा करना बहुत ही आसान और वाहियात है। इससे पहले भगत सिंह को लोग नहीं जानते थे। उन्हें जो लोकप्रियता मिली वह कोई हिंसात्मक या आतंकवाद का काम करने की वजह से नहीं मिली। आतंकवादी तो हिंदुस्तान में करीब करीब 30 बरस से रह रहकर अपना काम कर रहे हैं और बंगाल में आतंकवाद के शुरू के दिनों को छोड़कर और कभी किसी भी आतंकवादी को भगत सिंह को जो लोकप्रियता हासिल हुई उसका 100वां हिस्सा नहीं मिली। अब देखिए, यहां लगातार आतंकवादी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि गलत है। मेरे लिए जो शब्द है वो है, ये सारे क्रांतिकारी थे और नेहरू गांधी जैसे लोग प्रति क्रांतिकारी थे। इनका एकमात्र उद्देश्य था क्रांति की धार को कुंद करना, हमारी तेज को, हमारी प्रतिभा को कुंठित करना, हमारे आक्रोश को दबा देना, जिनको ये आतंकवादी कहते हैं। अब ये आतंकवाद पर भाषण दिए जा रहे हैं जो कि हमारी नजर में व्यर्थ है। अंत में कहते हैं कि इस तरह भगत सिंह ने अपने हिंसात्मक कार्य से लोकप्रियता प्राप्त नहीं की, बल्कि इससे प्राप्त की कि कम से कम उस समय लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि उसने लाला जी की और लाला जी के रूप में राष्ट्र की इज्जत रखी। अब देखिए, हुआ क्या? हुआ ये कि भगत सिंह ने, जिस पुलिस ऑफिसर ने लाला जी को मारा था, उस पुलिस ऑफिसर की भगत सिंह ने हत्या कर दी। ऐसे वीर सपूत भगत सिंह पैदा हुए जिन्होंने तुरंत बदला ले लिया। वो नेहरू नहीं थे, भगत सिंह, गांधी नहीं थे कि अपमान को झेलते। लाला लाजपत राय इतने सम्मानित, इतने महान व्यक्ति थे, वृद्ध थे, उनको मारा गया था और ठोक बजा के भगत सिंह ने उसको मार दिया। लेकिन इस व्यक्ति को देखिए, एक कैसा कृपण है लिखने में भी कि कहता है कि भगत सिंह ने अपने हिंसात्मक कार्य से लोकप्रियता प्राप्त नहीं की। क्या भगत सिंह के कारनामे कमजोर थे? ये बात सही है कि उन्होंने लाजपत राय की इज्जत रखी, राष्ट्र की इज्जत रखी, लेकिन उनके काम का, उनकी बहादुरी की कम बड़ी बहादुरी थी। उनकी वीरता की क्या पूजा नहीं होनी चाहिए? उनके शौर्य की क्या बात नहीं होनी चाहिए? उसको खा पी के ये खत्म कर रहा है, डकार गया है। क्या कहता है
इस तरह भगत सिंह ने अपने हिंसात्मक कार्य से लोकप्रियता प्राप्त नहीं की। आगे लिखता है कि भगत सिंह एक प्रतीक बन गया, उसके काम को लोग भूल गए। अब ये भी कह रहा है भगत सिंह प्रतीक बन गया, भगत सिंह इसके बाप का नौकर था। अरे भगत सिंह वीर थे। और आज भी मैं एक बात कहता हूं कि आप देखिए ध्यान से, आप ट्रक पर देखिए, ट्रक पर यदि तस्वीर लगी होती है तो या तो सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगी होती या भगत सिंह की तस्वीर लगी होती। यही वो लोग हैं चंद्रशेखर आजाद, जिनका नाम सुन के आपकी बाहें फड़कती हैं, आपको जोश आता, आप में उत्साह होता, आप में उमंग आती है, कुछ कर गुजरने की शक्ति और क्षमता उत्पन्न होती है। नेहरू और गांधी के नाम लेने से आप बलशाली नहीं बनते, आप साहसी नहीं बनते। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि भगत सिंह एक प्रतीक बन गया, उसके काम को लोग भूल गए, केवल प्रतीक उसके मन में रह गया, उनके मन में रह गया, जिसके फलस्वरूप पंजाब के हरेक गांव व कस्बे में और उससे कुछ कम बाकी के उत्तरी भारत में उसका नाम घर घर में गूंजने लगा। उसके बारे में बेशुमार गीत बने और उसने जो लोकप्रियता पाई वो सचमुच अजीब थी। लोकप्रियता अजीब थी। आप शब्द देखिए, यह लेखक है, उनकी लोकप्रियता प्रशंसनीय थी, साहसी थी, अभूतपूर्व थी, कुछ भी लिख सकते, अद्भुत थी, कर अजीब थी। उनकी लोकप्रियता अजीब थी। यह नेहरू है। यह आदमी घोर देशद्रोही, दुष्ट प्रकृति का, और इसमें द्वेष है, ईर्ष्या है। लाला लाजपत राय को लेकर के, भगत सिंह को लेकर के, भगत सिंह के लिए देखिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया। साफ साफ यह भी नहीं कह रहा है कि उसने कैसे उन्होंने मारा उस अंग्रेज को। इस देश में कभी वीरों की कमी नहीं रही, लेकिन ये जो 30-40 वर्ष का समय है, जब गांधी आया इस यहां पर और उसके बाद 48 में वो मारा गया, इस बीच का जो ये समय अंतराल है, ये मैं समझता हूं हमारे इतिहास में सबसे नपुंसकत्व का काल है, जिसमें हमारे वीरों को अपमानित किया गया है। एक मैं और उदाहरण एक दिन आपको सुनाऊंगा कि क्रांतिकारियों के विषय में थोड़ा तो आपने देख ही लिया कि भगत सिंह को लेकर कैसे कह रहा हो, आतंकवादी आतंकवादी बार बार कह रहा है, लेकिन सामान्यतया वो क्या कह रहा है नेहरू, ये हम और विस्तार से इस बारे में कहेंगे, बात करेंगे, और हम इस व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो इसी बिंदु पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वार्ता रोचक लगेगी, ज्ञानवर्धन होगा। यदि ऐसा है तो हमारी वार्ता को सुने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो इसको लाइक भी करें, टीका टिप्पणी भी करें। किसी विषय पर आप कुछ और चर्चा सुनना चाहते हो, व्याख्यान सुनना चाहते हो, तो वो भी आप इंगित करें, उसके लिए स्वागत है। तो फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य विषय पर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय जय श्री राम।